गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इपोक्साइड का अध्ययन करेंगे। इपोक्साइड का अध्ययन करें उससे पहले कल की क्लास में जो अपन ने अध्ययन किया उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कल की क्लास में अपन ने ईथर की केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन किया था, जिसमें ईथर की कुल 4 तरीके की केमिकल रिएक्शंस अपन ने देखी थी, जिनमें सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन थी वो हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ ईथर की रासायनिक अभिक्रिया के 4 केस अपन ने देखे थे, जिनमें सबसे पहला जो केस था वो था कि ईथर के बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम से केवल 1 डिग्री कार्बन एटम जुड़ा हुआ हो। दूसरा जो केस था, बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम से कोई सा भी एक कार्बन 3 डिग्री या बेंजाइलिक ग्रुप हो। तीसरा जो केस था वो कार्बन एटम जो 2 डिग्री था, और चौथा जो केस था उसमें फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन एटम से। ये हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में ईथर की रिएक्शन 4 केसेस 4 पॉइंट्स अपन ने देखे थे। दूसरी जो केमिकल रिएक्शंस थी ईथर की वो थी ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। इसमें ईथर का एयर की उपस्थिति में अपने आप ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बनते हैं। तीसरी जो केमिकल रिएक्शन थी जिसके थ्रू हम ये मालूम करते हैं कि कंपाउंड के अंदर ईथर ग्रुप है या नहीं, और इस रिएक्शन का या इस मेथड का नाम दिया था जीसेल मेथड। और लास्ट जो केमिकल रिएक्शन थी वो थी ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी जो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं जिनमें वो ईथर्स जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ये केमिकल रिएक्शंस अपन कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इपोक्साइड्स का अध्ययन करेंगे। इपोक्साइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनका थोड़ा सा नामकरण नोमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे, और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इपोक्साइड उसका अध्ययन करेंगे। इपोक्साइड या कहूँ साइक्लिक ईथर्स, जो उनको कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन परमाणु खुद साइकिल का एक पार्ट होता है, साइकिल का एक हिस्सा होता है, उनको अपन साइक्लिक ईथर या इपोक्साइड्स कहेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं इपोक्साइड के या कहूँ साइक्लिक ईथर्स के। पहला जो एग्जाम्पल है वह है ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। ये जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं ब्रैकेट से बाहर, ये इनके कॉमन नेम है। दूसरा नाम है ऑक्जा साइक्लोब्यूटेन। तीसरा एग्जाम्पल है ऑक्जा साइक्लोपेंटेन। चौथा एग्जाम्पल है ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन। ये इनके साधारण नामकरण हैं। इन सभी कंपाउंडों में आप देखिए जो बाइवेलेंट ऑक्सीजन है वो रिंग का पार्ट है। सिंपल ईथर के अंदर रिंग नहीं होती। बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम या तो एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम खुद रिंग का एक हिस्सा है। तो ऐसे ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन एटम खुद रिंग का हिस्सा हो, तो ऐसे ईथर्स को अपन इपोक्साइड्स या साइक्लिक ईथर्स कहेंगे। अब इनके नामकरण को देखो। साधारण नाम, सामान्य नामकरण में जो शब्द है ऑक्जा, ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति को दिखाता है, और फिर कंप्लीट पूरे एटम की संख्या को अपन साइक्लिक शब्द लगा करके लिख देते हैं। यदि 3 मेंबर रिंग है तो प्रोपेन, ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन, या ऑक्जा वर्ड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिक कंपाउंड को शो कर रहा है, और प्रोपेन
चूँकि इसमें तीन एटम है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, टोटल एटम की संख्या 3 है, तो मैथ है तो 3 है तो प्रोपेन लिखा जाएगा, तो ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर ऑक्जा शब्द ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिक कंपाउंड को, और ब्यूटेन चूँकि कुल परमाणुओं की संख्या 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन 4 है, इस वजह से ब्यूटेन लिखा जाएगा, ऑक्जा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से ऑक्जा साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब टोटल परमाणुओं की संख्या 5 है। ऑक्जा साइक्लोहेक्जेन, हेक्जेन मतलब टोटल परमाणुओं की संख्या 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन 6 है, इस वजह से हेक्जेन लिखा जाएगा। ये तो इनका जो साइक्लिक ईथर्स है इनका सामान्य नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, एक तो इनमें प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स में ऑक्स लगाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, और दूसरा सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स में इरेन, इटेन, ओलेन एंड एन तब लगाते हैं जब टोटल परमाणुओं की संख्या 3, 4, 5 व 6 हो। उदाहरण से देखिए, सबसे पहला जो कंपाउंड है ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन, इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या 3 है, तो ऑक्सोलेन। ओलेन कब लगाते हैं, जब टोटल परमाणुओं की संख्या ये गलत है, इरेन आएगा, सफिक्स में क्या आएगा, ऑक्सीरेन। ये ओलेन टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्सीरेन आएगा, क्योंकि IRAN इरेन तब लगाते हैं जब टोटल परमाणु की संख्या 3 होती है, तो इरेन लगाते हैं, तो ऑक्सीरेन, तो इस कंपाउंड का ऑक्सीरेन नाम होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीटेन, OX तो तब लगा, ऑक्सीजन है इस वजह से लगा रहे हैं, और ईटेन, ऑक्सीटेन, ईटेन कब लगाते हैं, जब परमाणुओं की संख्या 4 हो, ETANE, ईटेन, क्योंकि यहाँ 4 परमाणु हैं, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इस वजह से ईटेन। ऑक्सालेन, ओलेन कब लगाते हैं, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो, OX, तो तब लगाते हैं तब ऑक्सीजन हो, तो OX का मतलब ऑक्सीजन, ओलेन मतलब 5 परमाणु, ऑक्सालेन। और यदि कुल परमाणु की संख्या 6 है तो सफिक्स के रूप में अपन ANE लगाएंगे, ऑक्सेन, OXANE, ऑक्सेन। तो इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल यदि देखें इपोक्साइड्स का, तो वो है ऑक्सीरेन। वो क्या है, ऑक्सीरेन, या कहूँ ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 कार्बन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसी कंपाउंड को इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये सामान्य इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर्स। अब पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपोक्साइड्स, इपोक्साइड्स के फॉर्मेशन के जनरल मेथड, और इसमें भी अपन ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड के प्रिपरेशन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें ऑक्सीरेन ही आता है या इथाइलिन ऑक्साइड ही आता है। सबसे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यदि सबसे पहला मेथड अपन देखेंगे इपोक्सीडेशन, द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड की उपस्थिति में एल्कीन के साथ यदि रिएक्शन करवाएं पर एसिड की, तो अपन को प्रोडक्ट के रूप में इपोक्साइड मिलता है। इसको इपोक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये वाला, इस ग्रुप को इपोक्साइड ग्रुप कहते हैं, और इस प्रोसेस को इपोक्सीडेशन कहेंगे। इस प्रोसेस की, इस रिएक्शन की यदि अपन मैकेनिज्म देखें, तो इस मैकेनिज्म में जो पर एसिड है, इसका जो ऑक्सीजन एटम है,
जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरह कार्य करता है, या कहूँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। और जो एल्कीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एज इन बिहेव करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इलेक्ट्रोफाइल होएगा जो पर एसिड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम है, ओ एच से जुड़ा हुआ, ओ एच से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हो जाता है इसको समझते हैं। पर एसिड की संरचना को ध्यान से देखो, कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, या कहूँ 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस ऑक्सीजन से जो OH जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप की जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि पास वाली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला गया। इस वजह से जो OH ग्रुप की ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो साथ में अपन ने एल्किन ले रखी है, और एल्किन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, और इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके सिग्मा बंध का निर्माण होगा। जैसे ही पाई बंध टूटेगा तो एल्कीन के दूसरे वाले कार्बन के ऊपर देखो, ये देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया एल्कीन के इस कार्बन के ऊपर, और जो ये वाला कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी यहाँ 3 ही रह गई, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर अटैक करेगा, और जैसे इस पर अटैक होगा तो ये एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब जैसे इस ऑक्सीजन का बंध इस कार्बन से बना, ये हाइड्रोजन हाइजली एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक होते ही चूंकि सॉल्यूशन के अंदर ये आयन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये एक बेस की तरह व्यवहार करेगा, और इस ऑक्सीजन से लगी हुई इस हाइड्रोजन को अपने साथ एज ए एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू बाहर कर देगा, और एक तो अपन को एसिड मिल जाएगा, और दूसरा अपन को इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से एल्कीन पर एसिड के साथ रिएक्शन करके इपोक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। अब इन रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, ये जो रिएक्शंस होती हैं कंसंट्रेट मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, अर्थात बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है। दोबारा देखो इस स्लाइड को, यहाँ पर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये उसी टाइम इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो के कार्बोकेटायन जितना फ्री हो उससे पहले इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के ऊपर अटैक हो जाता है। तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मेंटेन रहती है, रिटेंड रहती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। यदि अपन ने सिस एल्किन ली है तो प्रोडक्ट में अपन को सिस प्रोडक्ट ही प्राप्त होगा। पर एसिड की रिएक्शन देखो, सिस एल्किन से करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी सिस प्रोडक्ट ही प्राप्त हो रहा है। ये CH3, दोनों CH3 प्लेन से ऊपर हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों CH3 प्लेन से ऊपर हैं। तो यदि सिस एल्किन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में सिस प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, और यदि ट्रांस एल्किन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में ट्रांस ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ देखो CH3 और ये CH3 दोनों ट्रांस हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट के अंदर भी ये CH3 प्लेन से ऊपर है तो ये CH3 प्लेन से नीचे, उसी तरीके से ये CH3 प्लेन से नीचे है तो ये CH3 प्लेन से ऊपर है। इस तरीके से अपन को प्रोडक्ट के अंदर वही स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है जो रिएक्टेंट की होती है। अब इसमें पहले रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ मीजो कंपाउंड। पहले रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्शन जब पर एसिड से करवा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मीजो कंपाउंड मिल रहा है। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 कीरेल सेंटर हो,
यहाँ देखो इसमें 2 कीरेल सेंटर हैं, एक तो ये वाला कार्बन, दूसरा ये वाला कार्बन, दोनों कीरेल कार्बन है। कम से कम 2 कीरेल सेंटर हो और उसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे कंपाउंड को अपन मीजो कंपाउंड कहेंगे। तो प्रोडक्ट में एक ही मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस वजह से इसको मीजो कंपाउंड कहेंगे। दूसरा जो रिएक्शन है, इसमें ट्रांस एल्किन ले रहे हैं। ट्रांस एल्किन में अपन को 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये। दोनों प्रोडक्टों को आप ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मॉलिक्यूल जो खुद कायरल हों और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उनको अपन एनेंशियोमर कहते हैं। और यदि किसी मिश्रण में एनेंशियोमर की समान मात्रा है तो ऐसे मिश्रण को अपन रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट को अपन क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों एनेंशियोमर की इक्वल अमाउंट है। यदि ये एनेंशियोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतनी ही अमाउंट में। तो टोटल रोटेशन जो होगा पोलराइज्ड लाइट के प्लेन का वो 0 होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसमें एनेंशियोमर्स की अपोजिट एनेंशियोमर्स की इक्वल अमाउंट हो, समान मात्रा हो, तो ऐसे मिश्रण को अपन रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।